पहली बड़ी खबर है, सुसाइड और हमास वाला प्लान। दिल्ली में जो धमाका हुआ, आतंकियों का कहना है वो सिर्फ ट्रेलर था। ये बड़ा भीषण धमाका जो दिल्ली में हुआ, ये तो दबाव में और जबरदस्ती किया गया धमाका था और अनप्लान्ड था, पूर्व नियोजित नहीं था। उनकी तैयारी इससे बड़े धमाके की थी। इस धमाके के बाद आपको बताऊं, देश की राजधानी दिल्ली में दहशत है, डर है और खौफ है इस धमाके की तस्वीर देखने के बाद। लेकिन आज तस्वीर देखिए, साकेत कोर्ट में बम की खबर मिली। बम की खबर मिलने के बाद साकेत कोर्ट की तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दिल्ली का साकेत कोर्ट है। सारे वकील बाहर थे, मुवक्किल बाहर आ गए थे। कोर्ट में जैसे ही खबर मिली बम होने की खबर, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। दिल्ली धमाके के बाद इस तरह की खबर मिली थी। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, पटियाला हाउस कोर्ट की। पटियाला हाउस कोर्ट में बाकायदा जांच हो रही थी और पटियाला हाउस कोर्ट में भी इसी तरह की खबर मिली, बम होने की जानकारी। इसके अलावा देखिए जरा द्वारका में क्या था। द्वारका कोर्ट में भी यही खबर मिली कि बम हो सकता है, बम की अफवाह की जानकारी मिली। उसके बाद देखिए डॉग स्क्वाड पहुंचा। रहेगा सर, थोड़ा सा आगे ले लो। देखिए जरा, ये सब कुछ जानकारी मिली, अफवाह बाद में साबित हुई। लेकिन उमर जिसने आतंकी धमाका किया, जो आत्मघाती था उमर, इसने देश की राजधानी दिल्ली और लाल किले के बाहर खुद बम लगाया और फट गया। ये तो मर गया, जान चली गई, लेकिन मौत से पहले इसने एक वीडियो बनाया। जो वीडियो अब सामने आया है, यह है आतंकी उमर का वीडियो, जिसमें वो बता रहा है कि उसने क्यों आत्मघाती हमला किया, जिसमें वो बता रहा है कि वो सुसाइड बॉम्बर क्यों बना है। Martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, and there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person, one of the very misunderstood concepts, लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो ये बात समझ ही नहीं पाते कि फिदायीन हमला है क्या। वो मानते हैं कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और ना ही किसी सभ्य समाज में इसे मंजूर किया जा सकता, लेकिन ये सुसाइड हमला नहीं है। इस्लाम में इसे शहादत का ऑपरेशन माना जाता है। हालांकि बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं और इसके खिलाफ अलग अलग तर्क पेश करते हैं। शहादत का ऑपरेशन वो है जिसमें कोई शख्स ये मान लेता है कि वो एक तय समय पर जरूर मरेगा। ये बहुत ही खतरनाक हालात हैं। वो खुद को ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां से उसे लगता है कि मौत ही आखिरी मंजिल है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसकी मौत कब और कहां होगी। ये तभी मुमकिन है जब मुकद्दर में ही मौत लिखी हो। लोगों की सबसे बड़ी गलती है दिल्ली धमाके पर बहुत बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पहली बार टीवी पर सुसाइड बॉम्बर बोला। उमर सुसाइड को शहादत क्यों कह रहा है और क्या दिल्ली में दर्जनों आत्मघाती हमले होने वाले थे? क्या उमर जैसे मानव बम से 200 धमाकों की तैयारी थी?
आतंकियों के हमास प्लान का भी खुलासा हुआ है। उमर का एक साथी रॉकेट और ड्रोन से हमास जैसे हमले की तैयारी में था। तो क्या दिल्ली धमाके के पीछे जैश के साथ हमास आतंकियों का भी हाथ है? अब आइए मैं आपको बताऊं उमर क्या कह रहा है। यह उमर का वीडियो है और यह धमाके वाला वीडियो। आतंकी उमर का धमाके से पहले का नया वीडियो आया है और 80 सेकंड के वीडियो में आत्मघाती हमले को जायज ठहराता है और बार बार मौत से ना डरने की बात कहता हुआ दिखता है। मतलब उमर फिदाइन हमला पहले से प्लान कर रहा था। दावा है कि उमर ने यह वीडियो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही बनाया। उसके गले के पास माइक लगा हुआ है और बेहद शांत स्वर में बोल रहा है। इसे देखकर लग रहा है कि उमर ने पूरी तैयारी के साथ वीडियो बनाया और हमले से पहले के वीडियो में डॉक्टर उमर फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है। क्या उमर दूसरे डॉक्टर और पढ़े लिखे लोगों को अपने साथ जोड़ रहा था? अंग्रेजी में वीडियो रिकॉर्ड कर क्या वो युवाओं को संदेश देना चाहता था? बताना चाहता था कि जैश जैसे संगठन से पढ़े लिखे लोग जुड़ रहे हैं, विज्ञान तकनीक का इस्तेमाल कर कट्टरपंथ फैलाने में मदद कर सकते हैं। दावा है कि उमर का यह वीडियो उसके भाई की एक गलती से सामने आया। यानी ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को वीडियो मिला कैसे? जिस फोन से उमर ने वीडियो बनाया उसे कश्मीर जाकर भाई को दे दिया। कार धमाके से पहले और बाद में गिरफ्तारियां हुई तो वो घबरा गया। उसने उमर का फोन घर के पास एक तालाब में फेंक दिया। जांच एजेंसियों ने उमर के दोनों फोन की लोकेशन ट्रेस की। एक की आखिरी लोकेशन शोपियां मिली और दूसरे की दिल्ली मिली। दोनों एक ही वक्त में बंद हुए थे तो एजेंसियों को शक हो गया। सख्ती से उमर के भाई से पूछताछ की गई तो उसने सच उगल दिया है। पुलिस और जांच एजेंसियों ने तालाब के अंदर से उमर का फोन बरामद किया और फोन के डेटा को स्कैन करने पर उमर का यह वीडियो सामने आया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा उमर क्या कह रहा है इस वीडियो। One of the very misunderstood लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो ये बात समझ ही नहीं पाते कि फिदाइन हमला है क्या। वो मानते हैं कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और ना ही किसी सभ्य समाज में इसे मंजूर किया जा सकता है। लेकिन ये सुइसाइड हमला नहीं है। इस्लाम में इसे शहादत का ऑपरेशन माना जाता है। हालांकि बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं और इसके खिलाफ अलग अलग तर्क पेश करते हैं। शहादत का ऑपरेशन वो है जिसमें कोई शख्स ये मान लेता है कि वो एक तय समय पर जरूर मरेगा। ये बहुत ही खतरनाक हालात हैं। वो खुद को ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां से उसे लगता है कि मौत ही आखिरी मंजिल है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसकी मौत कब और कहां होगी। ये तभी मुमकिन है जब मुकद्दर में ही मौत लिखी हो। देखिए, सुइसाइड बॉम्बर बता रहा है कि आत्मघाती हमलावर होना शहादत की बात। और ये जो आतंकी आप देख रहे हैं, उमर, शाहीन और आदिल, ये भी मुजम्मिल, ये सब मिलकर दरअसल सुइसाइड बॉम्बर देश में ढूंढ रहे थे कि कैसे लोगों को आत्मघाती हमलावर बनाए, कैसे लोग बम बांधे और जगह जगह फट जाएं। अगली तस्वीर देखिए जरा। बाकायदा उमर के ठिकाने पर रेड हुई है। उमर के घर पर रेड हुई। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पहुंची हैं और घर के अंदर जो साहित्य मिला है उसकी जांच हो रही है। उमर के घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। कुलगाम में जो उमर का घर है वहां एजेंसियां पहुंची हैं। तो उमर के घर की सख्ती से जांच हो रही है। अब देखिए उमर कैसे सुइसाइड बॉम्बर ढूंढते थे और बनाते थे ये आतंकी। क्या तरीका था इनके पास? उमर खुद सुइसाइड बॉम्बर था और फट गया लाल किले पर। शाहीन और उनके साथी भी यही काम कर रहे थे। उमर नबी कार धमाके से खुद को उड़ा लिया इसने। अगला है जसीर बिलाल जो सबसे कॉर्नर पर खड़ा है। उमर फिदाइन बनने को इससे उमर ने कहा था। अगला है शाहीन, मरीज और डॉक्टरों को सुइसाइड बॉम्बर बना रही थी।
दिल्ली दहलाने के लिए कई सुइसाइड बॉम्बर की तैयारी हो रही थी। मतलब उमर जैसे कई आत्मघाती हमलावर तैयार किए जा रहे थे। दिल्ली में 200 धमाके की साजिश की खबर सामने आई थी। तो क्या 200 जगह मानव बम से दिल्ली को दहलाने का प्लान था? एजेंसियों के मुताबिक जसीर बिलाल को फिदाइन बनाना चाहता था। बिलाल को आत्मघाती हमले की बाकायदा ट्रेनिंग तक दी गई थी, लेकिन बाद में बिलाल ने सुइसाइड बनने से इनकार कर दिया कि आत्मघाती हमलावर नहीं बनेगा। खबर यह है कि शाहीन भी आत्मघाती दस्ते तैयार करने में जुटी हुई थी और वो डॉक्टर के साथ ही मरीजों को भी सुइसाइड बॉम्बर बना रहे थे। डॉक्टर शाहीन और उमर मरीजों की मदद के बहाने ऐसे शिकार ढूंढते थे जिनका वो जरूरत पड़ने पर मानव बम की तरह इस्तेमाल कर सके। ये डॉक्टर मरीजों के घर तक पहुंच जाते, परिवार का बारीकी से जायजा लेते थे, फिर कुछ को एहसान तो कुछ को जिहाद के जाल में फंसा लेते थे और तैयारी थी कि पूरी दिल्ली में एक साथ कई आत्मघाती हमले हो। यह इनकी तैयारी का हिस्सा था। इसलिए बाकायदा देखिए इसमें उमर लीड कर रहा था। उमर था कौन? यह उमर लाल किले के पास धमाका जो हुआ फिदाइन आतंकी डॉक्टर उमर ने किया। पुलवामा का रहने वाला था, पिता एक सरकारी टीचर थे। हालांकि डॉक्टर उमर के पिता की दिमागी स्थिति अब ठीक नहीं है। टीचर पिता ने उसे अच्छा इंसान बनाने की बहुत कोशिश की। उसे डॉक्टर बनाने के लिए मां ने भी काफी जिम्मेदारियां संभाली। छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है जबकि बड़ा भाई छोटा मोटा काम करता है। बचपन से ही उमर पढ़ाई में अच्छा था। नीट में उसने 17वीं रैंक पाई। श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज से ही एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई की। इसके बाद जम्मू कश्मीर के सरकारी अस्पताल में काम करने लगा। हालांकि दावा यह है कि वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बहुत बेपरवाह था। एक मरीज की मौत के मामले में उसे बर्खास्त कर दिया गया था। इसी कार्रवाई के बाद वो फरीदाबाद के अस्पताल में प्रोफेसर बन गया और फिर हरियाणा में रहकर आतंकवाद की साजिश रचने लगा। श्रीनगर में रहने वाली डॉक्टर के साथ 2022 में उसने सगाई भी की। हालांकि शादी से पहले ही आतंकी हमले के लिए उसने खुद को उड़ा लिया था। सुनिए जरा एक्स डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद क्या कह रहे हैं। ये टिपिकल सुसाइड बॉम्बर का मेंटालिटी दिखाता है कि कंप्लीटली रेडिकलाइज्ड माइंड है और ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को कि इस तरह की इस लेवल की रेडिकलाइजेशन हो रही है। एक पढ़ा लिखा डॉक्टर इस हद तक रेडिकलाइज्ड है कि वो अपने देशवासियों को मारने के लिए तैयार है, अपने आप को मारने के लिए तैयार है और अपने परिवार जो पीछे रह जाता है उसके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। अपनी माँ है, बहन है, बीवी बच्चे हैं, अगर शादीशुदा है तो इस तरह का आप देखिए ये कितना खतरनाक है और ये सारा पाकिस्तान से हो रहा है। सोचिए जरा ये कितनी बड़ी साजिश कर रहे थे। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि न सिर्फ उमर आत्मघाती हमलावर बना रहा था बल्कि ये हमास जैसी साजिश भी कर रहे थे। ये आप देख रहे हैं, ये है बिलाल। इसी के पिता ने खुद को आग लगाकर जान दे दी है जब पता चला बेटे को एजेंसी ने उठा लिया। उमर ने इसे आतंकी बनाया। बिलाल को आज कोर्ट में पेश किया गया। अगली तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बिलाल को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? दिल्ली ब्लास्ट करने का। दानिश, उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? दानिश, उमर को ब्लास्ट करने का सिग्नल किसने दिया? आपने ड्रोन्स किसके कहने में बनाए? दानिश, आपको मॉडिफाइड बॉम्ब बनाना किसने सिखाया? मॉडिफाइड ड्रोन बनाना किसने सिखाया? दानिश, आपको मॉडिफाइड रॉकेट बनाना किसने सिखाया? दानिश, आपको मॉडिफाइड रॉकेट बनाना किसने सिखाया? ये जिसे आप सुन रहे थे और देख रहे थे, इसी का नाम बिलाल दानिश है। पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, आपको ड्रोन बनाना और अटैक करना किसने सिखाया? इस तरह से ड्रोन अटैक की तैयारी थी। आतंकी पीओके में बैठक कर रहे थे जैश के साथ। अब सवाल यह है कि ड्रोन वाला अटैक और साजिश कैसे प्लान की गई? टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल से पहले हमास अटैक वाला प्लान था। आतंकी दिल्ली में हमास की तरह ड्रोन रॉकेट से हमला करना चाहते थे। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में ड्रोन से कई बम गिराने का प्लान था ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और आतंकी पकड़े ना जाएं। और इस प्लान का मास्टरमाइंड था उमर का करीबी जसीर बिलाल। कश्मीर के काजीगुंड का रहने वाला उमर एक मस्जिद में मिला, यानी इन दोनों की मुलाकात मस्जिद में हुई। उमर ने तभी से ब्रेन वॉश कर उसे आतंकी वारदात के लिए तैयार किया। बिलाल छोटे ड्रोन हथियार बनाने और उनमें बदलाव का जानकार था। दिल्ली में कार धमाके के लिए उमर को तकनीकी मदद भी की बिलाल ने, और तैयारी यह थी कि अगर उमर नाकाम हो जाता है तो फिर बिलाल काम करेगा।
इसके लिए बिलाल ड्रोन में बदलाव कर खतरनाक रॉकेट बना रहा था और वो लाल किले जैसी जगह पर रॉकेट से हमले की तैयारी में था, लेकिन पुलिस और एजेंसियों ने उसे जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया। बिलाल को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां आमिर की तरह बिलाल को 10 दिन की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया है। एनआईए अब आमिर और बिलाल दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी और कश्मीर से जाकर धमाके से जुड़े और अहम राज खोलेगी। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। बिलाल के चाचा उमर को जानते थे, वो क्या कह रहे हैं। यासिर ऐसा काम कर रहा था, एज ए हिंदुस्तानी कैसे देखते हैं आप इसको? फिर वो गद्दार है, मगर वो है ही नहीं, वो उसने किया ही नहीं है, ये बात ही नहीं है। उसका भाई बाजार में दुकानदारी करता था, ये सब झूठ है। मैं उसको खुद गोली मार दूंगा अगर ये सच है। ये सब बिल्कुल झूठ है, इल्जाम है हमारे ऊपर। कहते हैं कि वो हमास की तरह वो बना रहा था, ड्रोन बनाता था, मिसाइल बना रहा था। ये बिल्कुल गलत बात है। इसका जो चाचा था उसने एक खिलौना लाया था बच्चे के लिए, उसी खिलौने पर उस बच्चे को उठाकर ले गए हैं कि ये तूने बनाया है। ये जो ड्रोन था, खिलौना है, ड्रोन बाजार से खरीद के लाया था बच्चे के लिए और इसी पर इसको जासिर के लिए लाया था। यासिर के नहीं, उसका छोटी बच्ची है उसके लिए। अब यासिर भी बच्चा ही था। तो लेकिन कहते हैं कि वो ड्रोन को बना रहा था, कोई हथियार बना रहा था। बिल्कुल ये गलत बात है, ये बिल्कुल झूठ है। इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि जो डॉक्टर आदिल को फंसा गया वो भी गलत बात है। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैंने 2 रिश्ते हिंदुस्तान साथ किए हैं। लड़की की भी शादी हिंदुस्तान में, लड़के की शादी भी मैंने हिंदुस्तान में की है। मुझे 1993 में मुजाहिदों ने पकड़ कर लिया। मैंने उनको सीधा कहा कि अगर यहाँ पाकिस्तान बनेगा मैं दिल्ली में बसने के लिए जाऊंगा। मैंने रिश्ता किया है हिंदुस्तान के साथ। चाचा को सुन रहे थे जो अपनी बात रख रहे थे, लेकिन इन आतंकियों ने कैसे नेटवर्क बनाया था, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, वो एक तस्वीर देखिए। ये देख रहे हैं, ये तस्वीर मुजम्मिल की है, मुजम्मिल शाहीन के साथ है। और जब ये गाड़ी खरीदी जो आप देख रहे हैं, ब्रीजा गाड़ी जो बाद में बरामद हुई, ये जब गाड़ी लेने गए थे उस वक्त की तस्वीर है दोनों की। यानी ये सारे डॉक्टर्स एक साथ जुड़े हुए थे, लेकिन किसी को भनक नहीं लग रही थी क्योंकि ये कोड के जरिए जुड़े थे। इन सब के कोड वर्ड्स थे। क्या थे वो कोड्स? जैसे बिरयानी का मतलब था विस्फोटक सामग्री। दावत यानी हमले का दिन। अगर पूछा जाए दावत कब है तो आतंकी समझेगा हमले का दिन कब है। बिरयानी तैयार है यानी विस्फोट की पूरी तैयारी हो गई है। दावत के लिए तैयार रहो यानी धमाके के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद डॉक्टर उमर के बारे में देखिए कि डॉक्टर उमर इसका नाम था, मिस्टर मेडिसिन के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर उमर अल फलाह में मेडिसिन विभाग में था। बाकी आतंकी डॉक्टरों में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, लोगों को फिदाइन बनाने के लिए ब्रेन वॉश करता था। अगला नाम है डॉक्टर मुजम्मिल अहमद का। मुजम्मिल को मिस्टर कोऑर्डिनेटर कहते थे। पिछले 3 साल से अल फलाह में डॉक्टर था। कश्मीर से दिल्ली फरीदाबाद तक लिंक थे इसके। मॉड्यूल के संदिग्धों से तालमेल का काम था इसका। डॉक्टर शाहीन, इनको मैडम सर्जन कहते थे। टेरर मॉड्यूल के डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन कहते थे। भारत में जैश की महिला विंग हेड की सबसे ज्यादा पहुंच थी। सर्जन की तरह सबसे ज्यादा पैसे यानी फंडिंग उसे होती थी। शाहीन को 2 मोबाइल नंबर से सबसे ज्यादा फोन आते थे। एक का नाम था मैडम एक्स और दूसरे का मैडम जेड। क्या ये दोनों नाम मसूद अजहर की बहन और बहू के थे? क्योंकि भारत में टेरर से महिलाओं को जोड़ने का काम ये दोनों ही देखती थी। तो क्या फोन के जरिए वो डॉक्टर शाहीन को सीधे ऑर्डर दे रही थी या फिर मसूद गैंग से जुड़े किसी और शख्स के मोबाइल नंबर है ये? अब इसकी जांच एजेंसियां कर रही हैं। आपको दिखाऊं, एक तरफ तो किस तरह कोड के जरिए काम कर रहे थे, दूसरी तरफ देखिए कि एक्शन हो रहा है एजेंसियों के जरिए। ये आप देख रहे हैं अल फलाह में आज क्राइम ब्रांच और डीजीपी पहुंचे हैं। ये उसकी तस्वीर है। दूसरी तरफ अल फलाह के को फाउंडर के यहां ईडी की रेड हुई है। ओखला में रहते हैं को फाउंडर, उनके घर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापा मारा। अब देखिए जरा अल फलाह में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें डर और दहशत है। ये तस्वीरें देख रहे हैं, अल फलाह खाली करके जा रहे हैं। वहां के कर्मचारी हो, वहां के छात्र हो, सब यूनिवर्सिटी छोड़ रहे हैं।
अब देखिए जरा, दिल्ली ब्लास्ट के बाद इसमें ज्यादातर डॉक्टर शामिल हैं, इसलिए डॉक्टर्स रडार पर भी हैं। हर जगह डॉक्टर्स को शक की नजर से भी देखा जा रहा है और डॉक्टर्स के लॉकर्स पर रेड हो रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के लॉकर्स की पुलिस ने चेकिंग की। दूसरी तरफ देखिए जरा, अनंतनाग में भी रेड हुई है। यह अनंतनाग की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए जांच एजेंसी कैसे एक्शन ले रही है। सबसे पहले दिल्ली एनसीआर में अल फलाह के 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। फरीदाबाद, दिल्ली में ओखला के ठिकानों पर भी रेड की गई है। अल फलाह और उससे जुड़े संस्थानों की भूमिका खंगाली जा रही है। ग्रुप से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं की जांच की जा रही है। साथ ही कई ऐसे पैटर्न सामने आए हैं जो फर्जी कंपनी की ओर इशारा करते हैं। सूत्रों के मुताबिक एक ही पते पर 9 फर्जी कंपनियां दर्ज हैं। अलग अलग कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल है। कागज पर जो कंपनियां दर्ज हैं, उनकी ऑफिस में कोई स्टाफ ही नहीं है। साथ ही उन ऑफिसों में बिजली पानी का भी इस्तेमाल नहीं होता है। ईपीएफओ, ईएसआईसी में उन कंपनियों का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जबकि कागजों में उन कंपनियों का बड़ा कारोबार दिखाया गया। एक ही शख्स कई कंपनियों में डायरेक्टर है। केवाईसी भी कमजोर है। बैंक खातों से नाम मात्र का वेतन भुगतान किया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू देखिए, जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही मेडिकल कॉलेज पर भी एक्शन हुआ। 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने आदेश जारी किया और कहा था कि लॉकर उसे ही वापस होगा जिसका नाम लिखा होगा। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम में काउंटर इंटेलिजेंस ने छापा मारा है। एक डॉक्टर दंपति के घर और दूसरे ठिकानों पर एजेंसी ने छापेमारी की। घर और आसपास के परिसर से संदिग्ध किताबें, दस्तावेज जब्त किए गए। अलग अलग इलाकों से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। मुंबई में शक यह है कि तीनों दिल्ली ब्लास्ट के आतंकियों के संपर्क में थे। आतंकियों से जुड़े रहने के लिए वो एक खास ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। तीनों को आगे की पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है। इस स्तर पर कार्रवाई हो रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इनकम टैक्स के पूर्व कमिश्नर और सीनियर डॉक्टर। टेरर फंडिंग का जो खेल है, ये बहुत पुराना खेल है। पहले तो एक जैसे लेयरिंग करते थे, शेल कंपनीज बनाते थे, पर अगर मैं दिल्ली ब्लास्ट के संदर्भ में देखूं, एक यूनिवर्सिटी है अल फलाह यूनिवर्सिटी, और इन्होंने डॉक्टर्स को लिया है। ये अलग तरह का लंबा लेयरिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो रही है। एक दिन में डॉक्टर नहीं तैयार हुए होंगे कि 2015 से इस शाहीन के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो 2015 से इस चीज की तैयारी चल रही है। इन्होंने 2 बार फंड रेजिंग का कार्यक्रम किया है। फ्रंट इन्होंने शेल कंपनीज को ना बना के डॉक्टर्स को फ्रंट बना लिया, और डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है और एक यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेशन है, वहां पे कैश आना बहुत ही इजी काम है। जैसे ऐसे पीछे अभी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हमने एग्रेसिव चेकिंग शुरू की है। बाकी लाकर जिसको अलॉट करते हैं, बाज़ाब्ता उसका नाम लिख के, कौन से डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन लिख के, लेकिन अब थोड़ा सा हमने चेंज किया है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ने गाइडलाइन निकाली है। जैसे आपके सामने ही ये लाकर्स हैं, इनको हमने कोडिंग की है। नंबर 1 लिख दिया इधर, नंबर 1 देखो, ये नंबर 1 लाकर किसको हमने अलॉट किया है, किस डेट को अलॉट किया है, इसकी क्या की नंबर है और इसका क्या डेजिग्नेशन है, इसका क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, और एक मास्टर की जो होगी, जो इस कंसर्न एरिया के इंचार्ज होगा, उसके पास ये रजिस्टर रहेगा। तो आतंकी हमले और आतंकियों पर जो कार्रवाई हो रही है, इससे सियासी बयानों ने और घमासान खड़ा कर दिया है। क्या कह रहे हैं सियासतदान, देखिए जरा। सबसे पहले देखिए, इमरान मसूद कह रहे हैं दिल्ली में आत्मघाती हमला करने वाले भटके हुए नौजवान हैं। जो आत्महत्या को जायज ठहरा रहे हैं, वो लोग गुमराह हैं और उनकी हरकतें इस्लाम की सही तस्वीर पेश नहीं करती। इसके अलावा रवि किशन कह रहे हैं ये देशद्रोही देश को बर्बाद करने आए हैं। वो सैकड़ों लोगों की जान लेने आए हैं। अगर कोई सुर्खियों के लिए इसका समर्थन कर रहा है तो वो घोर पाप कर रहा है और देश का विरोध कर रहा है। महबूबा मुफ्ती कह रही जम्मू कश्मीर के हालात बहुत खतरनाक लग रहे हैं। दिल्ली में कश्मीर के एक युवक ने गुस्ताखी
की तो उसकी सजा पूरे जम्मू कश्मीर को मत दीजिए। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं दिल्ली धमाके में जो भी शामिल थे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मेहरबानी कर हर कश्मीरी और हर मुसलमान को शक की नजर से मत देखिए। अपर्णा यादव कह रही हैं आतंक के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। गृह मंत्री ने कहा है आतंकियों को पाताल से भी खोज कर लाएंगे, फिर कुछ सियासी दल भटकाने में क्यों लगे हुए हैं। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। मेहरबानी करके हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और खासकर हर कश्मीरी मुसलमान को शक के नज़रिए से मत देखिए। जो इस हादसे के लिए और जो खासकर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो उसके लिए कसूरवार हैं, उनको पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनको मेहरबानी करके इस दायरे में मत लाइए। बड़ा खतरनाक मामला है और मुझे लगता है कि आने वाला वक्त जो इस वक्त हम देख रहे हैं हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खौफनाक लग रहा है। किसी ने गलती की दिल्ली में जाके तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए उसके लिए। ऐसी ताकतें हैं और उनके जो आका हैं उनका जो है वो कार्रवाई ऐसी हो रही है और खुद अमित शाह जी ने भी कहा है और हमारी सुरक्षा बलों ने भी कहा है कि ऐसी होगी कि उनके लिए जो है सबक भी होगा और उनके आकाओं के लिए संदेश। आप कौन से रास्ते पर जा रहे हो? इस्लाम का ये रास्ता नहीं है। आप बता रहे हो, वीडियो जारी कर रहे हो कि मैं शहीद हो जाएंगे। शहीद हो गए तो तुम्हारे लिए जहन्नुम के रास्ते खुलेंगे। सबसे पहली बात तो खुदकुशी करना हराम, और खुदकुशी कर रहे हो और अपने साथ बेगुनाह लोगों को मार रहे हो, और तुम शहीद कैसे हो सकते हो? मतलब क्या है उसके अंदर शहादत का? तो ये भटकना नहीं है तो और क्या है? इस्लाम की कौन सी तस्वीर पेश करना चाह रहे हो? हमारे यहाँ आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। जांच चल रही है, इसलिए जिन्होंने भी ये घिनौना कृत्य करने का दुस्साहस किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जैसे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उनको पाताल से भी ढूंढ करके सरकार लाएगी, उन्हें फांसी के तख्ते पर पहुंचाएगी। जीरो टॉलरेंस हमारे आतंकवाद के प्रति जो है किसी प्रकार का हमारा समर्थन नहीं है। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी यह बात तय कर रखी है।